हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केवी केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मीनिंग या सिनोनिम्स की आप बात करो तो आप मीनिंग इसका ले सकते हैं कैसे। या तो कोई चीज़ आपकी स्लो डाउन हो रही है तो आप बोल सकते हैं उसमें डिप्रेशन आ रहा है, या फिर डाउनफॉल उसमें आ रहा है तो आप तब भी क्या बोल सकते हैं कि ये डिप्रेशन इसमें आ रहा है। अगर डिक्रीज कोई चीज़ हो रही है तो तब भी आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। क्लियर है। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट आप उस टेम्परेचर को बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिसपे हमारे सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मींस अगर हमारे वेपर प्रेशर ऑफ H2O, आपने H2O लिया लिक्विड फेज में, तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड किसके इक्वल होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ H2O सॉलिड के। ये वेपर प्रेशर जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर आप रिकॉर्ड करोगे उसको आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलने वाले हैं। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी सर, और केमिकल इक्विलिब्रियम आपके कैसे होते हैं, मैक्सिमम डायनामिक होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो ये तो था आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक और चीज हमें याद करनी पड़ेगी, हमें याद करने पड़ेंगे अपने राउल्ट भैया। राउल्ट भैया हमें बोलते हैं कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर किसी में मिक्स करते हैं, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप क्या करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। लास्ट 2-3 वीडियो में हम यही सब बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास H2O आपने ले रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, प्योर सब्सटेंस आपके पास है, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है। और इस H2O का 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो, है ना, तो ये वेपर प्रेशर रिकॉर्ड हमें मिलता है 23.8 टॉर का। इतना प्रेशर हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे किसका मिलता है सर, H2O का। जैसे ही H2O में आप क्या मिलाना शुरू कर देते हैं, NaCl मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो 1 मोलर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो NaCl को आपने जैसे ही मिक्स किया तो इस NaCl सॉल्यूशन का जो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर है, अभी आपके पास क्या है, NaCl प्लस H2O आपने मिक्स कर रखा है, ये सॉल्यूशन है सर इनका। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोलर NaCl का लगभग जो प्रेशर आपको मिलता है, वेपर प्रेशर, ये है 19.6 टॉर। आपको समझना क्या है, चेक कीजिए। जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर था 23.8, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया वेपर प्रेशर कितना हो गया, 19.6 टॉर, यानी वेपर प्रेशर हमारा क्या हो चुका है, डिक्रीज। राउल्ट भैया की बात क्लियर है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, ये हमें समझना था। अब हम वापस चलते हैं अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे। देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है और इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। तो यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है ये इक्वल होता है किसके, 4.6 टॉर के। क्लियर है, ये कितना होता है, 4.6 टॉर के। तो ये वेपर प्रेशर है हमारे सॉलिड वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जैसे जैसे आप इसके भी टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे वेपर प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ वेपर प्रेशर का है, ये ग्राफ किसका है सर, H2O सॉलिड का। ठीक है, ये ग्राफ आपने किसका बनाया, H2O सॉलिड का। क्लियर है, ये सॉलिड फेज में हमारा H2O आइस आप इसको बोल सकते हैं। अब यहां पे जो पॉइंट आप दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, ये यहां पे जो ये वेपर प्रेशर है 23.8, ये वेपर प्रेशर है H2O का। जैसे ही आप H2O को धीरे धीरे कूल डाउन करना शुरू करेंगे, ठंडा करना शुरू करेंगे, इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, इस 4.6 टॉर की। और 4.6 टॉर किसका प्रेशर है सर, वेपर ऑफ वाटर सॉलिड का 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी वेपर ऑफ वाटर सॉलिड किसके इक्वल हो चुका है हमारा, वेपर ऑफ वाटर लिक्विड की। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, हमारा प्योर सॉल्वेंट वाटर का। अब आपने इसमें मिक्स किया था NaCl, और NaCl को मिक्स करने से जो आपका प्रेशर आया वो आया 19.6। ये वेपर प्रेशर है NaCl वाले सॉल्यूशन का। अब जैसे जैसे आप NaCl को क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो इसका भी वेपर प्रेशर सर कम होना शुरू होगा, वेपर प्रेशर घटेगा 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 घटेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे जो हमारा वाटर सॉलिड का वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्यूशन की। क्लियर बात है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड तो नहीं बनने वाला। अब इस कंडीशन में जो ये वेपर प्रेशर है ये इक्वल आ गया किसके, इसके लिक्विड फेज के। लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल। अब आप क्या करो, अब यहां पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है ये वाला टेम्परेचर आप रिकॉर्ड करो, ये टेम्परेचर इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट।
क्लियर है। अब 0 डिग्री सेल्सियस ये किसका किसका फ्रीजिंग पॉइंट है सर? ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का। तो इस टीएफ को, फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर को, क्योंकि प्योर का है तो मैं नाम दे देता हूं टीएफ नॉट, प्योर वाटर का है तो इसको मैंने नाम दे दिया टीएफ नॉट। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? सॉल्यूशन का। और इसके फ्रीजिंग पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं टीएफ। क्लियर है। तो कितने का डिफरेंस आया है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिक्रीज हुआ है, कितना डिप्रेशन इसमें आया है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा टीएफ। क्या नाम दे देता हूं? डेल्टा टीएफ। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आप किसको बोल रहे हैं? डेल्टा टीएफ को। यानी जो डेल्टा टीएफ मेरे पास है, ये डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ के, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ के। ये हमारा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ये भी डिपेंड करेगा सर आपने कितना NaCl इसके अंदर डाला है। क्योंकि आप जानते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग आप समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। कई बार हम ये बात कर चुके हैं। और यहां कंसंट्रेशन हम लेने वाले हैं किसको? मोलैलिटी को। ठीक है। तो जितना ज्यादा मोलर सब्सटेंस आप जितना ज्यादा मोलर आप सॉल्यूशन बनाओगे NaCl का, उतना ज्यादा आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना शुरू होगा। यानी जितना ज्यादा अमाउंट का सॉल्यूट ऐड करेंगे, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट उतना क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा, उतना ज्यादा कम होगा। यानी जो मेरा डेल्टा टीएफ है, ये जो मेरा डेल्टा टीएफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है सर किसके? मोलैलिटी के। क्लियर है। अब इसके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आपको हटाना पड़ेगा। तो जो मेरा डेल्टा टीएफ है, ये डेल्टा टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा सर? आपके KF इंटू मोलैलिटी के। क्लियर है। अब ये KF इंटू मोलैलिटी, तो KF जो यहां पे है, इसको आप बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आप बोल सकते हैं इसको, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। ये सब आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आप इसको नाम देते हैं। क्लियर है। अब मोलैलिटी आप जानते हैं सर, मोलैलिटी क्या होती है हमारी? तो जो डेल्टा टीएफ है, ये डेल्टा टीएफ को आप कैसे लिख सकते हैं? KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। इस तरीके से आप किसको लिख सकते हैं? डेल्टा टीएफ को। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपने यहां डाल दिया। यहां भी आप जानते हैं कि W2 आपका गिवन मास है, गिवन वेट है किसका? हमारे सॉल्यूट का। और ये जो M2 हमने अभी अभी लिखा, ये M2 आपका क्या है सर? M2 है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वाला जो M2 है, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 आपका है सॉल्वेंट का वेट, गिवन वेट होगा, और ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ग्राम में होगा, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। और KF आपका क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है। यहां से भी आपको मोलर मास को कैलकुलेट करना है सर। तो जब आप M2 के मोलर मास को कैलकुलेट करोगे, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके? KF इंटू W2 इंटू 1000, और अपॉन आ जाएगा आपका क्या? डेल्टा TF, और इंटू आ जाएगा सर आपका W1। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर मास। क्लियर है। अब इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हमें दे रखा है सर 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए 1.0 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को किसमें डिसॉल्व कर रखा है? 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो बेंजीन हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। तो जो आपको W2 गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है, वो कितना है? 1.00 ग्राम। और W1 जो आपको गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको गिवन है 50 ग्राम। क्लियर है। लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। ये इतना केल्विन इसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर लेता है। तो यानी कि डेल्टा टीएफ भी आपको गिवन है, और ये आपको दे रखा है सर 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपको KF की वैल्यू भी गिवन है, कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और ये आपको दे रखा है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इतने ज्यादा नहीं लिखते। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास को हम दिखाते हैं कैपिटल M से। तो M2 आपने सॉल्यूट का सेकंड कंपोनेंट मानते हैं, तो इसलिए इसके M2 को आपको क्या करना है? कैलकुलेट। क्लियर है। जरूरी नहीं है, आप M1 भी रख सकते हैं, पर जनरली हम M2 ही लेते हैं, तो इसलिए मैं M2 ही ले रहा हूं। क्लियर है। अब आपको मोलर मास निकालना है सर, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा TF KF आया है, तो आप जानते हैं कि जो डेल्टा TF हमारे पास होता है, ये इक्वल होता है KF इंटू मोलैलिटी के। और मोलैलिटी क्या होती है सर? हमारी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन अ लीटर सॉल्यूशन। तो ये होता था W2 अपॉन M2 अपॉन W1, ग्राम में अगर है तो बाई 1000। और जब हम इसको क्या करते थे? सिंप्लीफाई करते थे, तो M इक्वल टू आ जाता था हमारे W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, इसके इक्वल।
क्लियर है? तो यहाँ आपको यही मास कैलकुलेट करना। चलिए यहाँ चलते हैं। तो यहाँ के एफ आपका किसके इक्वल आने वाला है सर, जरा बताइए। सेम जो अभी अभी किया, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W। ये मोलर मास आपको निकालना है। डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो M2 किसके इक्वल आने वाला है बताइए, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W। तो डेल टी एफ इंटू W1। ये फॉर्मूला आपको सेटअप करना चाहिए अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। इस फॉर्म में फॉर्मूले को लिखना बहुत 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 कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला लिख के सीधे वैल्यूज पुट करना समझदारी नहीं है, इस फॉर्मूले को देने में समझदारी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है सर आपको, 5.12 दे रखी है। W2 कितना दे रखा है सर, 1.00 ग्राम। तो ये 1.00 ग्राम ही है, तो 1 ही रख लो सर, नो प्रॉब्लम। ये आ जाएगा 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है 0.40 और W1 दे रखा है आपको 50। तो थोड़ा सा मजाक हो गया सर, ये हो जाएगा 20 टाइम्स और ये 1 टाइम कटेगा और ये आने वाला है। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्यूरेट या लगभग आ जाएगा 256 किलोग्राम पर मोल के। क्लियर है सर? तो इस तरीके से आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं सर हमारे किसके, सॉल्यूशन चैप्टर के, तो छोड़ना नहीं है। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में सारे इजी हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। हाँ, आपको थोड़ा सा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और करवाते रहिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।